देश में भी जो पराली जलाने का, अगर पराली का नीचे बिछाने का सिस्टम पंजाब में भी हो जाए तो जलाने की नौबत ही ना आए। वो तो खाद ही बनाते हैं, देखिए ना आपके आप ही आ रहा। बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जरधारी को बीजों का गांधी उपनाम से पुकारना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने किसानों में पारंपरिक बीजों के प्रति चेतना जगाने का अभूतपूर्व काम किया है। जरधारी जी खेती में जंगल के सिद्धांत को लागू करने पर जोर देते हैं। उन्होंने इसको अपने खेतों में लागू किया है। वो हमें नागड़ी स्थित खेतों में ले जाते हैं, जहां जौ की फसल लहलहा रही है। नागड़ी टिहरी गढ़वाल के चंबा ब्लॉक में है। वो बताते हैं जौ बोने के लिए ना तो खेत में हल लगाया और ना ही निराई गुड़ाई की। इस खेत में खाद भी नहीं डाली, इसमें से खरपतवार भी नहीं निकाली, वो भी खेत में ही पड़ी रहने दी। इसको हम जीरो बजट की खेती कहते हैं। ये खेती जंगल के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ तमाम तरह की वनस्पतियां उगती हैं, जिनको ना तो हम खाद देते हैं और ना ही सिंचाई करते हैं। जरधारी जी बताते हैं इस खेत में जौ से पहले धान लगा था। हमने धान की पुआल को खेत में ही पड़े रहने दिया। देखिए, जीरो बजट खेती की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े उसके आविष्कारक एक तरह से जापान के एक किसान है मात्सुनो फुकुओका। तो वो कुछ साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, एक दिन का क्रांति। और सुंदरलाल बोगना जी उस किताब को लेके आए थे और उन्होंने हमें बताया था उसको। तो एक तो वो फिर बात कुछ दिनों बाद ध्यान से उतर गई। फिर अभी हमारे देश में सुभाष पालेकर हैं, वो जीरो बजट खेती की बात करते हैं अपनी, लेकिन इसके मूल जो है मात्सुनो फुकुओका है। और उन्होंने यही देखा कि जो पेड़ पौधे उग रहे हैं सारे ये अपने आप उग रहे हैं, क्यों ना खेती में भी ऐसा उगे, क्यों ना हम अपने। तो मैंने ये प्रयोग हम आज तक हम बिना लागत की खेती करते थे। बिना लागत की खेती, इसमें कोई लागत नहीं लगानी पड़ती थी हमारी खेती में, यानी बीज घर का, खाद घर की और आपका श्रम घर का, ये सारी चीज़ें घर की होती थी। बाज़ार से कुछ नहीं लेना पड़ता था। अगर कोई बीमारी आ गई तो कीटनाशक भी हमारा घर का होता था। तो हम बिना लागत की खेती बारहनाज और दूसरी फसलों को कहते थे। लेकिन जीरो बजट की खेती की बात सुभाष पालेकर जी करने लगे, तो उन्होंने कहा जीरो। लेकिन और उसमें वही सिद्धांत है जो जंगल का सिद्धांत है। ये जो हो रहा है, जो कुछ यहाँ पैदा होगा, गेहूँ बड़ा होगा, गेहूँ को हम फिर काटेंगे, फिर गेहूँ का जो वो है चारा भूसा है, इसको यहीं डाल देना है मिट्टी में, और दाना हमारे लिए। और ये मिट्टी का हिस्सा है। मिट्टी में जैसे पत्ते होते, पेड़ है ना, पेड़ हुआ तो अपने पत्ते तो नीचे गिरा देता है, अपने लिए खाद खुद बना लेता है। ऐसे ये जो फसलें हम उगा रहे हैं, अगर ये इनका पूरा भूसा और जो तना भूसा जितना भी है अगर मिट्टी में डाल देंगे तो ये फिर उतनी उपज देगा। कोई लागत, और बीज घर का हो, जीरो बजट का बीज भी घर का हो, और बीज यूँ ही छिड़क दीजिए, अपने आप आने लगता है। मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, वो जो हमने बोए बिना हल लगाए, बिना खरपतवार निकाले, केवल डाल दिया और अपने आप वो कुदरती आ जाता है। सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये देखो, सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है बहुत ताकत से देने लगता है। तो जंगल का सिद्धांत है, उसको आपने अपने खेत पर अप्लाई किया? जी जी जी, जंगल का सिद्धांत है। जैसे ये पेड़ पौधे हमारे आसपास उग रहे हैं, और वैसे जंगल का केवल हमने डालने का काम किया। और उसी तरह जैसे पेड़ से बीज छिटक जाते हैं ना, अपने आप आ जाते हैं, तो बहुत इम्यूनिटी होती है उनमें इम्यूनिटी की बात करें, बहुत रोग मतलब सूखा सहन करने की क्षमता होती है, ज़्यादा बारिश सहन करने की क्षमता होती है, उनमें कोई बीमारी आती नहीं। अच्छा, जैसे आप ये बीज की बात कर रहे हैं, परंपरागत बीज की आपने बात की है, क्योंकि आपने एक प्रयोग करा है। लेकिन अगर हम हाइब्रिड बीज की बात करते हैं, जिसको आज के दौर में आवश्यकता बताया जा रहा है, तो उसको हम जीरो बजट में कैसे ला सकते हैं? नहीं, उसको देखिए, वो उसको लाना थोड़ा मुश्किल है, उसको किसान ही ला सकता है। देखिए, पर हाइब्रिड में कुछ चीज़ें हाइब्रिड है, उसके बाद जीएम बीज हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाए जा रहे हैं। तो उनमें तो खतरा ये है, आप अगर देखेंगे, उसको शोध करेंगे, नेट पे देखेंगे, लेकिन जो हमारा लोगों से सुना है उसमें तो एक सच बात यह है कि उसके जीन में ही बीमारियां डाल दी जाती हैं। अब जीन में ही बैक्टीरिया भेज दिया जाता है कि वो जाएगा, उगेगा
अच्छी उपज देगा, बहुत बढ़िया दिखने में, लेकिन अगले साल जो बीमारियां फैलाएगा उसमें फिर उसके लिए कीटनाशक की जरूरत होगी। तो वो यानी वो बीमारी भी दे रहे हैं और उसका इलाज भी साथ में दे रहे हैं। तो ये बड़ा, जैसे आपके मोबाइल में होता है ना, पहले वायरस भेज देते हैं और फिर एंटीवायरस भेज देते हैं। खेती में भी बहुत हो रहा है। जब जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, पहले बीमारियां भेज रही हैं। लेकिन मैं खेती के बारे में तो जो लोगों का अनुभव है, जो नए बीज आ रहे हैं, तो उनका अनुभव तो यही है। जीरो बजट खेती में जैसे आपने मुझे बताया कि कम मतलब उसमें पैसे ही खर्च नहीं होगा उस खेती में, कुछ खर्च की जरूरत ही नहीं। अगर बीज घर का है, जो केवल अपना खर्च जो है अपनी लेबर का है, अपने जो श्रम का है, श्रम होगा और बाद बाकी कुछ खर्चा उसमें नहीं है। जैसे हम गोबर खाद की बात करते हैं, उसका तो आप समर्थन करते हैं? गोबर, क्योंकि हम लोग जीरो बजट की बात ये नहीं कि हमारे पास गाय भी ना हो, भैंसी भी ना हो, और हम जो है वही उसका बनाएं और उसी से छिड़काव करके वो बैक्टीरिया को वापस लाएं। हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया तो आता है, क्योंकि जो मिट्टी है, अगर आप मिट्टी में देखेंगे तो मिट्टी में एक मुट्ठी मिट्टी में लाखों लाख करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, और वही मिट्टी को फसलों को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। और जो केमिकल है वो आज जितना खरपतवार नाशी है जो डालने का काम है, उन नेचुरल जो बैक्टीरिया हैं, जो कुदरती बैक्टीरिया हैं, जो मिट्टी को बनाने वाले हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। और ये जो कुदरती खेती है, गोबर की खेती वाली हो या जीरो बजट वाली हो, वो उन बैक्टीरिया को वापस लाने का काम करते हैं। असल में क्या हुआ कि पिछली बार जो खरपतवार थे पिछली फसल के, वो हमने यहीं डाल दिया। धान का देखिए दिख रहा है, धान का पराल भी यहीं डाल दिया और ऊपर से बीज छिटक दिए और थोड़ा हिलाया उनको, जो बीज जौ के बीज नीचे चले गए और वो अपने आप ऊपर आ गए। तो ये इसमें हल नहीं लगाया, खरपतवार नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, पूरी तरह से एकदम प्राकृतिक ढंग से। आप देखिए जंगल जिस तरह से अपने आप हो जाता है, बिना खाद डाले, बिना सिंचाई के, बिना निराई गुड़ाई के, उसी तरह का ये सिद्धांत है, उसी आधार पर हमने किया। इसमें देखो इतना ह्यूमस आ जाता है, नीचे से जो बैक्टीरिया हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बैक्टीरिया होते हैं। तो सुअर ने भी सबसे ज़्यादा नुकसान इसी में किया, उसने देखा यहाँ केंचुए ज़्यादा है तो यहाँ कई जगह खोद दिया। हाँ, लेकिन जो कुदरती पौधा है, पौधा आप देखिए, ये आप चाहें तो ले सकते हैं, पौधा कितना तकड़ा हो जाता है, ये देखिए आप, अभी तो निकल ही रहा है। ये जो खेती हम आपको दिखा रहे हैं, इस खेती में आपने कोई निराई गुड़ाई नहीं की है, आपने इसमें कुछ गोबर भी नहीं डाला है, खाद डाली ही नहीं है। खाद कुदरती जो पहले से है, और जो हमने ये डाला, पराल डाला था उसमें। ये आप देखिए ना कि केंचुआ अपने आप ही दिखने लगा है। ये देखिए आप, इतने केंचुए। आपने केंचुआ अपने पास से नहीं डाला अभी कहीं? ना, ये यहीं का केंचुआ है, ये केंचुआ भी यहीं का है। ये देखो ना, मैंने तो सिर्फ उठाया एक जगह से आपके सामने। जी। ज़्यादा केंचुए होंगे मिट्टी में। अब ये देखिए कितना ह्यूमस, कितना बढ़िया बन जाता है। तो हम लोग देश में भी जो पराली जलाने का, अगर पराली का नीचे बिछाने का सिस्टम पंजाब में भी हो जाए तो जलाने की नौबत ही ना आए। वो तो खाद ही बनाते हैं, देखिए ना आपके आप ही आ रहा, बिना कुछ उसके। तो इसको कहते हैं प्रकृति की खेती। ये प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती यही है। ये आपने कितना हिस्सा लगाया हुआ है इसमें? नहीं, अभी तो दो खेतों में हमारा ये प्रयोग है, 2 खेतों में। तो जैसे आलू है, आलू को भी क्या इसकी तरह किया जा सकता है? आलू करना शायद अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। क्यों इसमें भी कुछ नहीं डाला, हल नहीं लगाया इसमें। अच्छा, केवल खरपतवार डाले और बीज बिखेर दिए तो अपने आप हो रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद अपने आप ही भर जाएगा। तो गेहूं के लिए जिस खरपतवार को नुकसानदेह माना जाता था, आज वही उसके लिए वरदान साबित हो रहा है। बिल्कुल। खरपतवार तो एक तरह से उसके लिए बहुत ही पोषण की खुराक है, मतलब। अच्छा, ये क्या लगा है इसमें बीच में? कुछ और खरपतवार भी हैं, कुछ मतलब के हैं, ताकत देने वाले जमीन को। तो खेती का ये अनूठा जो रूप मेरे को देखने को मिल रहा है, ये मैंने पहली बार देखा है। और इस तरह के क्या प्रयोग और भी हो रहे हैं कहीं जरधारी जी? अभी यहाँ पहाड़ में कम लग रहा है मुझे, कहीं देखा नहीं मैंने अभी, पर होंगे ये प्रयोग, बढ़ेंगे।